Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Anya Narain, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you people can see, अगर आप यहाँ पे टॉपिक पढ़ पा रहे हैं तो अभी हम बात करने वाले हैं अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्टी नोट सीरीज। ये एक हमारा ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सेगमेंट है हमारा जिसमें हम डिस्कशन करते हैं कुछ टॉपिक्स जो कि स्टैटिक जीके के होते हैं और कुछ टॉपिक जो करंट अफेयर्स के होते हैं, है ना। ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हम बड़े बड़े टॉपिक्स जो होते हैं उनको जितना ईजी वे में हो सकता है उतनी ईजी वे में हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं एक्सट्रेडिशन, ये जो टॉपिक है ये दोनों ही में बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है। मतलब स्टैटिक जीके का टॉपिक तो ये है ही, करंट अफेयर्स में भी एक कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स की हैपनिंग हुई है जिसके ऊपर बात हो रही है। अबू सलेम को, एक्चुअली गैंगस्टर अबू सलेम को क्या हुआ था कि एक्सट्रेडिशन के उसके ऊपर बॉम्बे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 1993 के, वो उसमें अक्यूज था, ठीक है। तो एब्सकॉन्ड कर रहा था और भाग के कहाँ चला गया था, पोर्चुगल। अब पोर्चुगल और इंडिया के बीच में जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी थी उसके अंतर्गत उसको पकड़ा गया और वापस इंडिया लाया गया। ये बात हो गई 2002 की। लेकिन अब बात क्या हो रही है, ये बातें जो दोबारा खुल के आ रही हैं कि उसका जो वकील है वो बार बार ये कह रहा है कि इंडिया ने जो एक उसने अपनी जो अश्योरेंस दी थी, जो उसने एक मॉरल अश्योरेंस दी थी पोर्चुगल को कि सलेम की सज़ा को लेके, वो इंडिया ऑनर नहीं कर रहा है। तो अभी आपने देखा होगा कि कंटेक्सचुअल उसमें अगर आप बात करते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर काफ़ी सारे अभी आप कह सकते हैं कि हेयरिंग भी की है, निर्णय भी लिए हैं और काफ़ी फटकार भी लगाई है ना। तो इसके ऊपर आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो एक्सट्रेडिशन का टॉपिक है, इसमें हम अबू सलेम का जो मामला है उसके रेफरल में एक तो उसको भी समझेंगे कि बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट का मामला क्या था, और उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे नॉट रियली बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट का मामला क्या था, वो तो हम समझते हैं वो क्या था उसके बारे में, और उसके अलावा कि ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती क्या है जिसके ऊपर इतना हो हल्ला दुनिया में मचा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आप जब आईजीकेओ की पढ़ाई करते हैं, मैं हमेशा बार बार आपसे बात बोलती हूँ कि इट इज़ अ वेरी सिंपल फैक्ट कि आप जब पढ़ाई करते हैं ना तो आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, लिटरेचर हो, आर्ट्स हो, जोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, एवरीथिंग, राइट। तो आप किसी भी चीज़ में ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कि ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। हर चीज़ एरिया ऑफ कंसर्न है। और हमारे यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में एज यू नो पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आपको कोई चीज़ जो है वो पूरी कंसेप्चुअल लेवल में जाके और एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाके समझाई जाए और पढ़ाई जाए, ताकि आपके साथ वो बहुत लंबे अरसे तक रहे, ना कि सिर्फ एक एग्ज़ाम तक, राइट। आईजीकेओ का एग्ज़ाम तो आप पार कर ही लेंगे अगर आपको ओवरऑल, जब आप स्टोरी, तो बिल्कुल वैसी बात होगी ना कि जब अपन पूरी किताब पढ़ लें तो उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं से भी बने वो तो हम कर ही लेंगे, राइट। तो किताब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसी तरह हमें कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो उसके ऊपर पर कैसे भी क्वेश्चंस बने हम सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो यही रीज़न है कि हम आपसे कोई पैकेज नहीं चार्ज करते, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चार्ज करते, बिकॉज वी एक्चुअली फोकस कि एजुकेशन आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये लगता हो ना कि ये इतने बड़े बड़े टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत क्या थी, हम तो कुछ क्वेश्चन पेपर या शॉर्ट उससे काम चला लेते, जिसको बोलते हैं ना स्कूल में गाइड वाइड और इन सब से, तो गाइड वाइड से ना एग्ज़ाम पास हो जाता है लेकिन उसका लॉन्ग रन में कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो अपन कंसेप्ट से पढ़ेंगे और आज का जो अपना कंसेप्ट है वो है एक्सट्रेडिशन। अब सबसे पहली बात, एक्सट्रेडिशन का मतलब क्या होता है। एक्सट्रेडिशन का मतलब होता है एक बड़ा सिंपल से, अगर सीधे शब्दों में समझो कि एक्सट्रेडिशन एक तरह का ट्रीटी होती है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ होती हैं एक्चुअली, जो कि एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में होती हैं, और वहाँ पे क्रिमिनल जो ऑफेंस होते हैं और सीरियस मामलों में होते हैं ये, है ना। बहुत छोटू मोटू अपराधों में नहीं होते ये कि आप सोचें कि किसी ने जेब मार ली किसी ने किसी को हूल दे दी टाइप का। हूल देनी मतलब थोड़ा सा बम्बैया लैंग्वेज है ना, वो अबू सलेम की बात हुई थी, तो खैर, तो इस तरह की बात हो गई तो उस पर एक्सट्रेडिशन का मामला चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सट्रेडिशन जो होता है बेसिकली लीगल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये लीगल प्रोसेस होता है जिसमें एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को अश्योरेंस देती है, एक्सट्रेडिशन की ट्रीटीज़ बनती हैं, लॉज बनते हैं, जिसके तहत एक स्टेट जो है वो अपने क्रिमिनल, जो उस स्टेट का जो क्रिमिनल है उसको अगर वो एब्सकॉन्ड करके दूसरे कंट्री में चला गया है तो उसको डिमांड करता है, उसकी कस्टडी वापस लेता है, उसको वापस बुलाता है, और उसमें जो पर्सन है, जो कि हम जो क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, उसकी कंसेंट ज़रूरी नहीं है। ये
इंटर गवर्नमेंटल बातें हैं ये, ठीक है, इसमें इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है, ये इंटर गवर्नमेंटल टॉक्स हैं कि ये बोला जाएगा कि भाई इंडिया के मामले में या वो फला फला आदमी इंडिया के ऐसे लीगल सिस्टम के साथ धांधली करके भागा हुआ है, चाहे वो पैसे लेके भागा हो, इस मामले में भी हो सकता है, या क्रिमिनल केसेस में हो, सिविल केसेस में उतना नहीं होता है, क्रिमिनल केसेस हो कि वो कोई बहुत बड़े, जैसे बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट था, बहुत बड़ी चीज़ थी, है ना, इसमें वो एब्सकॉन्ड कर गया, तो इसमें इंडिया ने मांगा कि आप हमें अबू सलेम को वापस कीजिए। जैसे कई मामलों में आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल टेररिस्ट जो रहते हैं, दाऊद इब्राहिम के बारे में भी ये बातें आई थी। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये अक्सर होती हैं, और एक कंट्री दूसरी कंट्री से उस क्रिमिनल को वापस भेजने को कहती है ऑन द बेसिस ऑफ सम ट्रीटीज़, जो कि म्यूचुअल एग्रीमेंट या म्यूचुअल नेगोशिएशन या डिप्लोमेटिक टॉक्स के जरिए पहुंचते हैं, ठीक है। अब इसमें डिपोटेशन जो होता है ना, वो एक अलग चीज़ है, वो सिविल प्रोसीजर हो गया, ये सिविल प्रोसीजर नहीं है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर है, और ये लीगल बाइंडिंग के साथ आता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें मतलब क्या होता है, हेयर ए गवर्नमेंटल अथॉरिटी फॉर्मली एंड लीगली टर्न्स ओवर एन एलिजेड क्रिमिनल अनदर गवर्नमेंट फॉर द पर्सन टू फेस प्रोसिक्यूशन फॉर द क्राइम। मतलब जैसे मैंने कहा कि एक कंट्री में, जैसे अबू सलेम की बात करते हैं, वो इंडिया छोड़ के हमें मालूम है पोर्चुगल भाग गया, ठीक है। अब उसने यहाँ पे क्राइम किया, और क्राइम भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत हीनियस क्राइम किया है, ठीक है, ऐसा बहुत इतना बड़ा घेसली क्राइम किया है उसने कि उसके लिए उसको किसी भी तरह से माफ़ी नहीं दी जा सकती, या उसको पीनलाइज करना ही होगा, ही हैज़ टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, और उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्चुगल गवर्नमेंट से बोला कि आपका, हमारा जो अपराधी है, हमारा जो गुनहगार है, वो आपके यहाँ छुपा हुआ है, उसको आप हमें लौटाइए। जो भी ट्रीटीज, जो भी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस ये बात हो रही है, उसके तहत, उसके अंतर्गत हम देखते हैं किस तरह से चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं, किस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, लेकिन वो जो क्रिमिनल है उसको आपको हमें वापस भेजना पड़ेगा, ताकि आपको डिपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो हमारी कंट्री में आके जो भी सारे उसके, जो उसने किया है, जो उसके कर्म है, उसकी वो सज़ा भुगत सके, प्रोसिक्यूशन हो उसका, और उसके ऊपर मुकदमा दायर किया जा सके और मुकदमा चलाया जा सके। मतलब उसको हमारे जुरिडिक्शन में आपको वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो भी क्राइम किया है वो हमारे जुरिडिक्शन में किया है, ठीक है। ये होता है एक्सट्रेडिशन। अब इसको, जैसे मैंने कहा कि डिपोर्टेशन से डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जुडिशियल प्रोसेस है, ठीक है, इट्स अ जुडिशियल प्रोसेस, और ये डिपोर्टेशन जो होता है वो जुडिशियल प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। इस वजह से एक्सट्रेडिशन में और डिपोर्टेशन में कंफ्यूजन नहीं होना है। आई हैव सीन पीपल गेटिंग वेरी कंफ्यूज्ड कि भाई डिपोर्ट ही तो किया गया था ना अबू सलेम, तो उसको डिपोर्टेशन में क्यों नहीं बोलेंगे, एक्सट्रेडिशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि भाई वो क्राइम करके आया था, मतलब ही हैड अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, ही हैड अ क्रिमिनल ऑफेंस, और क्रिमिनल ऑफेंस भी बहुत जिसको बोलते हैं बहुत ही जघन्य अपराध उसने किया था, ठीक है। तो इस वजह से इट इज़ अ जुडिशियल प्रोसेस जिसके तहत उसको वापस लाया गया था, और तभी उसको एक्सट्रेडिशन के अंतर्गत माना जाए। अब इसमें हम एक और बात समझ लेते हैं कि जब हम बात करते हैं इंडिया में, जब आप इंडिया का ये जब एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ है या एक्सट्रेडिशन का जो एक्ट है वो कब आया, तो ये बहुत काफ़ी पहले आ गया था। हमारी आज़ादी को 47 में हुई, उसके बाद काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो 50s में देखने में आई, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस, बहुत सारी चीज़ें, इस तरह के बहुत सारे मामले आए जब अपराध करके लोग बाहर भाग जाया करते थे, दूसरे देशों में चले जाया करते थे, नेबरिंग कंट्रीज़ में चले जाया करते थे। तो 60s में ये बात हुई कि भाई इसमें किसी न किसी तरह का कोई लॉ बनाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ होता है एक्सट्रेडिशन का, उसके अंतर्गत 1962 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उन्होंने ये एक्सट्रेडिशन एक्ट जो है वो इंडिया में लागू किया। इसके तहत क्या हुआ, एक्सट्रेडिशन जो फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स थे वो गवर्न किए जाते थे इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट के अंतर्गत, और इसमें दोनों वे ट्रैफिक था, है ना, मतलब दोनों ही तरह के थे कि दोनों एक्सट्रेडिटिंग पर्सन टू इंडिया भी थे एंड फ्रॉम इंडिया भी थे, ठीक है, दोनों ही तरह के थे, मतलब इंडिया लाए भी जाएंगे और इंडिया से जो एक्सट्रेडिशन होगा वो भी होगा। तो ये कंट्रीज़ के बीच में जो अलग अलग इंटरनेशनल, जैसे मैंने कहा, समझौता है, संधि है, तो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ आपकी जो समझौता रहता है, संधि रहती है, उस पर बेसिस होता है इसका, और अलग अलग कंट्रीज़ के साथ आपके अलग अलग डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे डिपेंड करता है, अलग अलग डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस पे डिपेंड करता है। हर कंट्री के साथ जो आपकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होगी वो डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं होता कि एक बेंचमार्क सेट नहीं होता कि ऐसा है तो ऐसे ही होगा, कि मतलब पोर्चुगल के साथ जैसा है वैसे ही आपका यूएस के साथ होगा, या वैसे ही आपका बाकी किसी यूरोपियन कंट्री के साथ होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ अभी हमारी कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, जैसे चाइना के साथ हमारी कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके साथ जब 60s में हमने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, 62 में हमारे यहाँ एक्सट्रेडिशन एक्ट आया, उसके बाद 65 में चाइना के साथ हमारी वॉर हुई, राइट। तो हमारे जो हालात थे वो कभी भी इतने नॉर्मलाइज नहीं हो पाए, वो हमेशा इंडिया एंड चाइना वर नेवर इन द
जिसको हम बोलते हैं ना, वो नेवर ऑन द सेम पेज कभी भी नहीं हो पाया ऐसे ऐतिहासिक तौर पे। मतलब ऐतिहासिक तौर पे अगर हम बात करते हैं, पहले इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की बात नहीं कर रहे हैं हम, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं। तो वो जो पैसिफिक, जो एशिया पैसिफिक रीजन और वो जो एक एरिया है ना अपना, एशियन जो कंट्रीज़ हैं, उसमें वर्चस्व की जो लड़ाई थी वो हमेशा चलती रही। ठीक है, अब उसमें हुआ क्या है, तो चाइना के साथ हमारी नहीं है। लेकिन अब जब ये बात करते हैं कि बेसिस क्या होता है एक्सट्रेडिशन का, ये ट्रीटी हो सकती है उस कंट्री और दूसरी कंट्री के साथ। ठीक है, और एक्सट्रेडिशन कंट्री आज ट्रीटी अगर आज की तारीख में हम बात करते हैं तो इंडिया की 39 कंट्रीज़ के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। ठीक है, इसमें भी अगर आप जैसे मैंने कहा सबसे पहले अभी जो हालिया जो बात होना चालू हुई है वो अबू सलेम के ऊपर हुई है। हालांकि अबू सलेम को अभी नहीं किया गया है, अबू सलेम को 2002 में गिरफ्तार किया गया था। अबू सलेम को और उनकी पार्टनर मोनिका बेदी, उनको दोनों को लिस्बन से 2002 में, है ना, 2002 आई थिंक दिसंबर 2002 में उनको डिटेन किया गया था, वहाँ से किया गया था। और वो उस टाइम पे उनके ऊपर बहुत सारे केसेस थे उसके ऊपर। मतलब किस तरह के केसेस थे, बहुत ही जैसे मैंने कहा जघन्य अपराध क्या क्या थे उसके नाम पे बहुत पूरी फेहरिस्त है। मतलब अबू सलेम के बारे में अगर आप जानते हो तो अबू सलेम अंसारी, मतलब ये आदमी 1993 का जो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें प्राइम अक्यूज था। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत लंबे टाइम तक, ये बहुत छोटी सी जगह आजमगढ़ से गया था यूपी से, और वहाँ पे जाके बॉम्बे में रहा और उसमें इसने डी गैंग ज्वाइन की। डी गैंग आप जानते हैं, दाऊद इब्राहिम की बात हो रही है ना, तो डी गैंग ज्वाइन की जिसमें पहले ये ड्राइवर के तौर पर काम करता था, ड्राइवर के तौर पर कार्यरत था। वहाँ पर आर्टिलरी और जो कॉन्ट्राबैंड वगैरह होते हैं वो काम किया करता था। बाद में क्या हुआ, बाद में इसकी धीरे धीरे अपनी जो इसके जो गैंग था उसमें जो इसकी पकड़ बढ़ती चली गई। वो क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने एक नेक्सस तैयार किया जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स होती थी या जो इस तरह के अपराध होते थे बॉम्बे में, ये क्या करता था, आजमगढ़ से अपने जो गांव था, जो जगह थी इसकी, वहाँ से लड़के लाता था, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट देता था, उनको ट्रेन करता था, उनसे ये जो जितने भी अपराध होते थे वो कराता था। और फिर जैसे ही वो हो गया, जो काम करने के लिए उनको बुलाया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी, वो करे और उसके बाद वो फ़ौरन उनको वापस रवाना कर देता था आजमगढ़। तो होता क्या था कि बॉम्बे पुलिस जो थी वो उनको पकड़ नहीं पाती थी, क्योंकि उनके पास कोई क्लू नहीं था कि ये लोग कहाँ से आए, कहाँ से चले गए। बिल्कुल कि आम लड़के जो आपके आसपास रहते हैं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं पहले उनके नाम पे, कोई जिसको बोलते हैं हिस्ट्री शीटर नहीं। तो बॉम्बे पुलिस के पास किसी भी तरह का कोई ऐसा जरिया नहीं था जिसके थ्रू वो उसको पकड़ पाते या चीज़ों को हैंडल कर पाते। ठीक है, तो जैसे इसने ये सब गतिविधियां चालू की, वहाँ से इसकी जो पकड़ थी वो अपनी डी गैंग में जिसमें का वो मेंबर था उसमें बढ़ती चली गई। ठीक है, दाऊद इब्राहिम उसी टाइम पे फ्ली कर गया। हुआ क्या कि बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट जब हुआ, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, उसी के आसपास इसका नाम जो था वो सामने आया, इसका और एक सिद्दीकी था उसका नाम सामने आया, जिसमें पता चला कि इन्होंने वेपन्स और बाकी सारी चीज़ें की थी। बहुत बड़ा नेक्सस था उसमें से गुलशन कुमार का अगर आपने नाम सुना हो, बहुत फेमस उस टाइम पे म्यूज़िक बैरन था, बहुत बढ़िया उसने म्यूज़िक उस टाइम पे दिया था। मतलब जितने आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारी जितने अच्छे अच्छे गाने थे ना, आशिकी के सॉन्ग्स थे और भी बहुत सारे सॉन्ग्स थे, वो सारे अगर आप देखते हैं, टी सीरीज़ एक बहुत बड़ा नाम था। ठीक है, टी सीरीज़ एक बहुत बड़ा नाम था। तो आशिकी का सॉन्ग में इसलिए याद आ गया मुझे कि नदीम श्रवण की बात हो रही है, तो नदीम श्रवण के ऊपर में से जो नदीम था उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उसने गुलशन जो कुमार है उसकी हत्या कराई, और उसकी जो आप कह सकते हैं कि उसकी हत्या कराने की के लिए जो पैसे दिए गए वो डी गैंग को दिए गए, और वो अबू सलेम का नाम उसमें सामने आता है। ठीक है, एक ये चार्ज हो गया। दूसरा, अबू सलेम के ऊपर एक और चार्ज था कि वहाँ पे एक बिल्डर था जिसकी हत्या उसने की थी, आई थिंक मैं नाम भूल रही हूँ, पीके जैन, शायद पीके जैन नाम था, उसकी भी इसके ऊपर चार्ज लगता है कि उसकी भी एकदम दिन दहाड़े इसने अपने जुहू का जो बंगला था उसके बाहर इसको गोली मार के हत्या कर दी। उसके अलावा जो एक्सटॉर्शन का मनी बॉलीवुड में था, जो बॉलीवुड के ऊपर बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ था, अंडरवर्ल्ड का पैसा बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था, एक्सटॉर्शन मनी लिया जाता था, बहुत ज़्यादा किया जाता था। आपने जब कहो ना प्यार है रिलीज़ हुई थी उसके टाइम पर आपने देखा होगा कि राकेश रोशन पे हमला किया गया था, राजीव राय पे हमला किया गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो बहुत सारे चार्जेस जो थे वो अबू सलेम के ऊपर थे। मतलब आप कह लीजिए कि बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के साथ साथ 50 चार्जेस में वो और उसका नाम जो था वो लिप्त था। ठीक है, और सारे ही बहुत ही क्रिमिनल केसेस थे और सारे ही बहुत ही जघन्य अपराध थे। ठीक है, तो इसकी वजह से इंडिया जो था वो पोर्चुगल चला गया था, वो एब्सकॉन्ड करके। तो इंडिया पोर्चुगल
गवर्नमेंट के से बोल रहा था, नेगोशिएशन कर रहा था कि आप हमारा ये जो कॉन्विक्ट है जिसने हमारे यहाँ इतना सब बार्बरता फैलाई है, इतना सब कुछ किया है, आप हमें उसे वापस लौटाइए ताकि हम उसको अपनी लैंड पे, अपने ज्यूरिडिक्शन में हमें वापस चाहिए वो, ताकि हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर पाए। अब उसमें हो क्या रहा था, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये पोर्चुगल को भी मालूम था, है ना, कि भाई ये इतने सीनियस क्राइम्स हैं कि उसके ऊपर अगर वापस कर दिया गया, भेज दिया गया अबू सलेम को, तो क्या होगा कि सीधे सीधे से, क्योंकि इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट आज भी होती है, तो सीधे सीधे से ये होगा कि अगर ये प्रूव हो जाता है गिल्टी, जो कि वो हो ही जाएगा, अगर वो प्रूव हो जाता है गिल्टी तो उसको फांसी चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से पोर्चुगल जो था वो आगे पीछे हो रहा था कि हम इंडिया नहीं भेजेंगे, क्योंकि यूरोपियन कंट्री का एक बड़ा सीधा सा मामला है कि भाई किसी भी ऐसी कंट्री में नहीं भेजा जाएगा, एक्सट्रेडिट नहीं किया जाएगा क्रिमिनल को जहाँ पे अभी भी कैपिटल पनिशमेंट चलती हो, क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उसको गलत मानते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न था। तो इसका जो वकील था ऋषि मल्होत्रा करके, उसने कहा कि आप अगर भेजेंगे तो आप ऐसे नहीं भेज सकते, और इंडिया की जो ट्रीटी है वो इंडिया अपना फॉलो नहीं कर रहा है, और ये नहीं कर रहा है और वो नहीं कर रहा है। पर हुआ क्या कि इसके ऊपर फिर फेक पासपोर्ट का भी इल्ज़ाम लग गया। ठीक है, इसके ऊपर फेक पासपोर्ट का लगा, मोनिका बेदी के ऊपर भी फेक पासपोर्ट का लगा। इसी के तहत ये लिस्बन में फाइनली गिरफ्तार हो जाते हैं। ये बात है दिसंबर 2002 की, हो जाते हैं, इनको एक्सट्रेडिट किया जाता है, इंडिया लाया जाता है। लेकिन एक मॉरल ग्राउंड पे एक मॉरल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन होती है कि भाई आप इसको 25 साल से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा नहीं देंगे। मतलब वो जो उसका वकील रहता है वो दुनिया भर के पेतरे चलाते हैं, वकील लोग कैसे चलाते हैं आपको मालूम है, लीगल सिस्टम में वो चलाते हैं, और ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है, पूरी दुनिया में होता है ना। तो पेतरा चलाते हैं और वो कहते हैं कि भाई 25 साल से ज़्यादा इसको आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, और कैपिटल पनिशमेंट तो आप इसको बिल्कुल नहीं दे सकते। कैपिटल पनिशमेंट क्या, फांसी की सज़ा। ठीक है, इंडिया उस चीज़ को अग्री कर जाता है। Underworld Don Abu Salem was extradited from Portugal to India to face charges. He, along with his wife, was extradited on the condition that they would not be given the death penalty in India, as I said. And this was so because European law prevent extradition to a country where capital punishment is in practice. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। अब इसमें चक्कर क्या हुआ कि फिर से ये जो मामला है फिर से निकलना उभरना चालू हुआ। अब इसके जो बाकी इनके जो कच्चे चिट्ठे थे, गड़े मुर्दे थे, वो सब उखड़ना चालू हुए कि ठीक है वो 93 का जो बॉम्ब ब्लास्ट था उसमें तो ये लिप्त थे ही, बाकी पे इनके अगेंस्ट जब चार्जेस डिग आउट होना चालू हुए तो पता चला कि बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। तो इसके तहत क्या हुआ कि इनका जो लॉयर था, इसका जो लॉयर था अबू सलेम का, उसने कहा कि भाई ये जो इंडिया है, ये अभी जो हालिया मामला चल रहा है वो ये चल रहा है कि उसने कहा कि भाई इंडिया जो है वो अपनी बात पे कायम नहीं रह रहा। उसने जो एक जिसको आप कहते हैं ना एक ट्रीटी या एक अश्योरेंस जो उसको दिया था पोर्चुगल को, वो पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया ने अभी एक स्टेटमेंट जारी हुआ है और उसके तहत ये बात हुई है, जो सीबीआई के डायरेक्टर ने भी बात की है और बाकी लोगों ने भी की है जो इस मामले को तहकीकात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कि भाई ऑनरिंग ऑफ द अश्योरेंस वो उसकी बात आएगी जब 25 साल का टाइम पीरियड खत्म होगा, जो कि होगा वो उससे पहले नहीं होगा। दैट वुड बी इन नवंबर 2030। ठीक है, तो उससे पहले तो आप अभी कस्टडी में रहेंगे और उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद जो चार्जेस लिवाए हो सकते हैं वो हो सकते हैं। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फटकार लगाई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सट्रेडिशन चार्जेस वगैरह ठीक है, लेकिन द थिंग इज दैट इंडिपेंडेंट, द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव नेगोशिएशंस या एग्जीक्यूटिव जो डिप्लोमेटिक डीलिंग्स होती हैं उससे इंडिपेंडेंट है, एंड जुडिशरी विल टेक इट्स कोर्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सीबीआई ने भी इसी तरह की कोई बात कही और इसी वजह से हम आज इसको कंटेक्चुअल वे में पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हुआ है कि जो इसका जो लॉयर है उसने पोर्चुगीज जो इसके काउंटर पार्ट्स थे उनको उसने कहा कि जो इंडिया ने आपके साथ ट्रीटी की थी उसके साथ वो पूरी तरह से जस्टिस नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं चीज़ों को घुमा रहे हैं इंडिया वाले। तो ये जो अब डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस में एक जो इशू क्रिएट हो गया है, ये बात अभी इस वजह से हो रही है और इसी वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पर अभी भी हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि हमने आपसे ट्रीटी की थी, तो अभी हम उसमें कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, फांसी पे उसको नहीं चढ़ाया जाएगा, 25 साल से ज़्यादा की सज़ा भी नहीं दी जाएगी। लेकिन वो 25 साल का भी जो अश्योरेंस है, मतलब जिसको आप कहते हैं ऑनरिंग द अश्योरेंस, वो उसकी जिसको बोलते हैं ना एक फिक्स टेन्योर जो है उसका, वो उसके बाद डिस्कशन कब होगा, नवंबर 2030 के बाद उसके ऊपर दोबारा से सुनवाई होगी और दोबारा उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिकॉल किया जाएगा। अब एक्सट्रेडिशन प्रोसीजर क्या है इंडिया में, हम ये समझते हैं।
Information about the fugitive criminals wanted in foreign countries is received from the country or through the Interpol. अब ये कैसे पता चलता है कि हमें कैसे पता चला कि अभी अबू सलेम है, ये कोई बाकायदा जैसे हम लेते हैं वीज़ा लेते हैं और पासपोर्ट स्टैंप कराते हैं वैसे तो गया नहीं होगा, ठीक है। हुआ क्या, ये बाद में जब इसको डिपोर्ट भी किया गया, वो किस आधार पे किया गया कि फेक पासपोर्ट निकला, इसके पास भी और मोनिका बेदी के पास भी। मोनिका बेदी भी उसके लिए उसको एग्जीक्यूट किया गया, वो पीनलाइज भी हुई, सज़ा भी उसने काटी बाद में। लेकिन ये पता चला कि जो अबू सलेम की जो बाकी उसके काम थे, जो बिजनेसेस थे, धंधे थे, उसमें मोनिका बेदी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो फेक पासपोर्ट के पे उसके साथ बाहर गई थी, ठीक है। अब बात ये हो जाती है कि हमें पता कैसे चलता है कि जो अबू सलेम है ये बाहर चला गया है या बाहर भाग गया है, ये कौन सी एजेंसीज हैं जो हमें बताती हैं। एक तो इंटरपोल का आपने सुना होगा। इंटरपोल जब हम बात करते हैं तो आपको उसी का काउंटर पार्ट हम इंडिया में बात कर लेते हैं, रॉ सर्विसेज है हमारी, है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमारा, वो बता देता है। हमारा जो सीबीआई है वो इसी तरह से काम करता है। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनसे हमें पता चल जाता है, जिनकी हम बात करते हैं इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है हमारे यहाँ की, वो इन पे नज़र रखती हैं। उनको कहीं ना कहीं जब ये एब्सकॉन्डिंग के मामले होते हैं तो पता चल जाता है कि जो क्रिमिनल है, जो फ्यूजिटिव है, वो भाग के कहाँ गया है, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको ट्रैक किया जाता है, जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं उनका ट्रैकिंग रखी जाती है और इनको ढूंढ लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि कैसे होता है, या तो फ्यूजिटिव क्रिमिनल जो है वो वांटेड है, उनको आप उसी कंट्री से पता चल जाता है कि भाई आपके यहाँ का वो जो भगोड़ा अपराधी है जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो हमारे यहाँ शरण लिया हुआ है, या हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो हमें बता देती हैं। जैसे बहुत लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तालिबान के बेस की, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ तालिबान के बेस की, अगर हम बात करते हैं बहुत सारे टेररिस्ट आउटफिट जो हैं वो पाकिस्तान पे हैं, ठीक है। तो हमें लश्कर तैयबा की बात करते हैं, या बहुत सारे और भी जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, छोटे छोटे टेररिस्ट आउटफिट्स हैं या हमारे यहाँ के बहुत वांटेड क्रिमिनल्स हैं, वो चले जाते हैं पाकिस्तान, ठीक है। तो हमें पाकिस्तान अथॉरिटीज़ तो इस बात की को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन हमें ये बात हमारी इंटेलिजेंस के थ्रू पता चल जाती है। और हमारे जो फ्रेंडली नेबर्स हैं, जिनके साथ हमारे कॉर्डियल रिलेशन है, कई बार उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी से कोऑर्डिनेट करके बातें बता देती हैं, ठीक है। इंटरपोल विंग जो होता है सीबीआई का, देन पासेस द इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न्ड पुलिस डिपार्टमेंट्स। अब जब इंटरपोल विंग को पता चलता है ये सीबीआई के, या रॉ को पता चलता है, या और भी जो हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटीज़ हैं, उनको जब इस बारे में या किसी को भी हमारे यहाँ इस तरह की खबर आती है तो वो क्या करता है, वो लोकल पुलिस को या पुलिस सर्विसेज को, वो पुलिस के के अधिकारियों को ये बात सूचित करता है, ठीक है। अब क्या होता है, और कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट मतलब जिस भी शहर का, जिस भी एरिया की बात हो रही है, उन पुलिस डिपार्टमेंट से जाता है जहाँ पे ये केस दायर किए गए हैं, ठीक है, उस जुरिडिक्शन तक बात पहुँचती है। फिर जो इन्फॉर्मेशन है पास ऑन की जाती है, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को पास ऑन की जाती है ना, कि भाई इनके ऊपर अब ये इमिग्रेशन है तो उसके ऊपर क्या है कि ये एक्सट्रेडिशन का मामला है, तो ये अकेले ऐसे कोई जो लोकल हमारी पुलिस है वो तो जाके इस पर कोई कार्रवाई कर नहीं सकती, तो ये बात इमिग्रेशन सर्विसेज या इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को पहुँचाई जाती है। फिर वहाँ से बात जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक पहुंचती है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंतर्गत फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जब मामला आता है तो उसमें पूरा मसौदा तैयार किया जाता है, पूरी एक स्टडी तैयार की जाती है, पूरे उसके पेपर्स, जितने भी उसकी हिस्ट्री है, जो भी उसके ऊपर चार्जेस हैं, सब कुछ तैयार किए जाते हैं और फिर उसको कार्रवाई के लिए पेश किया जाता है, किसके अंतर्गत, अंडर द एक्ट ऑफ 1962, एक्ट ऑफ एक्सट्रेडिशन के अंतर्गत। अब इसमें कॉमन बार्स क्या है एक्सट्रेडिशन में, हम ये समझते हैं। Failure to fulfill dual criminality if the act for which the criminal extradition is requested is not a crime in the requested state, then the state can refuse extradition. अब ये हो सकता है कि देखिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ कोई चीज़ है कि हमने उसको माना कि भाई हमारे यहाँ ये बहुत जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन अगर कोई कंट्री है जो कि जिसके साथ वो एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी की बात हो रही है, पोर्चुगल की तो मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रही हूँ, इंडिया की आपको मालूम है जैसे कि कितने सारी कंट्रीज़ के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ हैं, राइट। तो अगर जो चीज़ हमारे यहाँ सीरियस क्राइम में कंसिडर की जाती है या क्रिमिनल ऑफेंस में कंसिडर की जाती है, अगर वो उस कंट्री में, कंसर्निंग कंट्री में अगर वो इतना बड़ा अपराध नहीं है, या उस पर इस तरह की जो हमारे यहाँ के जो लॉज हैं और उनके लॉज जो हैं वो डिफ़र करते हैं, जिनमें हम जो पेनल्टी को वाइज अगर हम बात करते हैं हमारे लॉज डिफ़र करते हैं, या ट्रीटमेंट वाइज हमारे लॉज डिफ़र करते हैं, या जो एक जुडिशियल प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा उस नेचर ऑफ क्राइम के लिए, तो भी वो जो अगली वाली कंट्री है जहाँ पे हमारा जो फ्यूजिटिव है हमारी कंट्री का वो भाग के गया है, वो कंट्री इसको रिफ्यूज़ कर सकती है मना करने से,
एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई पॉलिटिकल क्राइम्स, मोस्ट नेशन रिफ्यूज टू एक्सट्रेडिशन ऑफ द पॉलिटिकल क्रिमिनल सस्पेक्ट, दीज एक्सक्लूड टेरिटोरियल ऑफेंस एंड वायलेंट क्राइम्स। अब क्या होता है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स क्या होती है, जैसे वायलेंट क्राइम्स है या जिसमें आप बात कर लेते हैं टेररिज्म के एक्ट्स हैं, तो ये तो बहुत ही क्लियर कट है ना, ब्लैक एंड वाइट है। मतलब इसमें तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में उसने लोगों को मारा है, निर्दोषों की जान गई है, हत्या की है, निर्मम हत्या की गई है, बॉम्ब ब्लास्ट किए गए हैं, तो उसमें तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं होगी जो कहेगी कि नहीं भाई ये तो ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, मतलब ठीक है लोगों की तो मारा है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, बॉम्ब ब्लास्ट ही तो किया है। ऐसी तो कोई भी कंट्री नहीं होगी दुनिया की, है ना। कोई भी कंट्री नहीं होगी जो ये कहेगी कि भाई ये सिविलाइज्ड, आप भी इसको मान लिया जाएगा कि एक कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ऐसे मामले तो नहीं होंगे। वायलेंट क्राइम है, जहाँ पे वायलेंट क्राइम है, जहाँ पे टेररिज्म की बात है, वहाँ पे एवरीबडी, ऑल द कंट्रीज आर ऑन द सेम पेज मोस्टली। ऑब्वियसली उनके लॉस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे पोर्चुगल ने कहा कि भाई हम डेथ सेंटेंस में विश्वास नहीं करते और लाइफ इन प्रिजन में आप 25 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते किसी को, ठीक है। लेकिन ये दिक्कत आती है एक्सट्रेडिशन की, सबसे ज़्यादा मामले आते हैं दो चीज़ों में। एक पॉलिटिकल एक्सट्रेडिशन का जब मामला आता है, कोई आपका पॉलिटिकल लीडर है और वो अगर भाग के दूसरी कंट्री में चला गया है और उसको वापस लाना है क्योंकि वो किसी, आप कह सकते हैं स्कैम्स में या किसी केसेस में लिप्त पाया जाता है आपके देश में, तो कई बार वो बहुत दिक्कत हो जाती है। पॉलिटिकल एक्सट्रेडिशन सबसे मुश्किल कार्य होता है। अगर इंडिया में जैसे आप अपने यहाँ बात करते हैं, हमारा कोई अगर बाहर चला जाए तो उसको वापस लाना, या कोई हमारे यहाँ है तो हमको उसको लौटाना, दोनों ही चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि उसमें पॉलिटिकल बाइंडिंग्स बहुत आ जाती हैं। डिप्लोमेटिक जो पेच है ना वो बड़े उलझ जाते हैं। जैसे आपको मालूम है ना कि अगर हम अपने यहाँ की बात छोड़िए, जैसे अगर आप बात करते हैं बीच में हुआ था नवाज़ शरीफ, है ना, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, ये बात मालूम है ना, लेकिन उनको आप वापस नहीं आ सकते थे क्योंकि उनको मालूम है कोई जुरिडिक्शन से बाहर चले गया। तो जब कोई मामला जुरिडिक्शन के बाहर चला जाता है तो एक तरह से उसको एक नेचुरल डिफेंस या सेफगार्ड मिल जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। अपने यहाँ के एग्जाम्पल इसलिए नहीं समझा पा रही हूँ क्योंकि अपने यहाँ जो है वो पॉलिटिकल से ज़्यादा अपने यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर्स में जो फ्रॉड होते हैं वो करके लोग एब्सकॉन्ड कर जाते हैं सिविल केसेस में। अब सिविल केसेस में भी यही मामला फंसता है कि इस तरह से एक्सट्रेडिशन की जो ट्रीटीज़ हैं उसके अंतर्गत वो आती नहीं है, तो उनको जो वापस आप कहते हैं कि उनको वापस पेश किया जाए या गवर्नमेंट से मांग की जाए कि वो सरेंडर करें, उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि उसमें पर्सन की कंसेंट जो है वो मुद्दा बन जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि वॉयलेंट केसेस और टेररिस्ट केसेस की ऑफेंसेस की बात नहीं हो रही, लेकिन पॉलिटिकल मामले अगर हैं तो उसमें ज़्यादातर देश जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ के तहत क्रिमिनल को वापस करने से या कॉन्विक्ट को वापस करने से। क्रिमिनल तो एक्चुअली जब तक आप प्रूवन नहीं हो जाते तब तक कॉन्विक्ट जो है वो क्रिमिनल नहीं बनता है ना। जब तक आपका क्राइम प्रूव नहीं हो जाता इन द लॉ ऑफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ तब तक आप कॉन्विक्ट होते हो, आप क्रिमिनल नहीं होते, राइट। तो कॉन्विक्ट को वापस करने के लिए कई बार दिक्कत हो जाती है। The possibility of certain forms of punishment. If the accused is likely to receive capital punishment or torture is requesting state, the requested state can refuse extradition. अब अगेन वही वाली बात हो गई, जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपका जो तरीका है जस्टिस का वो अगर मुझसे अलग है तो हो सकता है कि मैं मना कर दूं आपको जो कॉन्विक्ट है उसको लौटाने के लिए, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है जैसे सऊदी अरब में दे आर वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट द पनिशमेंट्स हाउ दे गिव इट, राइट। तो कई बार ये होता है कि भाई अगर मतलब ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, राइट, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ कि कई बार वो जो नेचर ऑफ क्राइम होता है उससे डील करने का हर स्टेट का तरीका अलग अलग होता है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है या किसी कंट्री को ऐसा लगता है कि आपका जो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है वो अक्यूज़ के लिए वो लाइकली बहुत कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है, सबसे बड़ी बात, मतलब आप फांसी की सज़ा दे सकते हैं उसको, या फिर एक्सट्रीम डिग्री ऑफ टॉर्चर आप कर सकते हैं, जैसे कि आप 3rd डिग्री टॉर्चर जिसको हम कहते हैं, अगर वो आप कर सकते हैं, रिक्वेस्टिंग स्टेट कर सकता है। अगर वो इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज हो सकता है तो कई बार दूसरा जो स्टेट है वो उसको लौटाने से मना कर देता है ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ठीक है। अब जुरिडिक्शन की बात कर लेते हैं। जुरिडिक्शन ओवर द क्राइम कैन बी इन्वोक्ड टू रिफ्यूज़ एक्सट्रेडिशन। अब इसमें यह भी हो सकता है कि भाई एक तो सबसे बड़ी बात कि जुरिडिक्शन की वजह से भी इसको कई बार रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। सबसे पहली बात क्या आ जाती है, एब्सेंस ऑफ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। पता चला कि हमने जैसे बात की कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया की सब कंट्रीज़ के साथ तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि कई बार हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस जो हैं, हमारे आपसी जो संबंध हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है
वो भी आड़े आ जाते हैं। मतलब जिस कंट्री के साथ हमारे इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे हैं, कॉर्डियल हैं, तो वो तो हमें सहयोग करेगा, लेकिन जिस कंट्री के साथ नहीं है वो हमें सहयोग नहीं करेगा। और इसमें फिर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है वो भी एक बाइंडिंग आ जाती है कि भाई जिनके साथ आपकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है उसमें तो आपको, चलो आपको मालूम है सीधा सीधा डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस हुए हैं आपके। पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, आप मान लीजिए कि कितने देश हैं दुनिया में, उसमें से आप 1/4 के साथ भी आपकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, तो बाकी जो दुनिया बची है, अगर उसमें क्राइम जाता है, ये क्रिमिनल उसमें भाग के चला जाता है, तो फिर क्या होगा? तो वो किस तरह से वर्क किया जाएगा, किस तरह से उसको वापस लाया जाएगा, किस तरह के बीच में गवर्नमेंट के नेगोशिएशंस होंगे, बहुत सारे उसमें जो है ना, फिर उसमें बहुत सारे ग्लिचेस आ जाते हैं, ठीक है। और क्रिमिनल्स जो होते हैं वो इतने शातिर होते हैं कि वो ज़्यादातर इस चीज़ों का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि हर कंट्री के अपने अपने लॉज होते हैं ना, हर कंट्री के साथ हमारी अपनी अपनी अलग अलग तरह की ट्रीटीज़ हैं। अब जैसे अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करते हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करते हैं, ओमान को छोड़ देते हैं, तो एक अलग सा ट्रीटी है। उसमें क्या है, अगर इंडियन नेशनल है जैसे कोई, ठीक है, तो इंडियन नेशनल जिसको जो कि वापस इंडिया आ जाता है, मतलब उनकी कंट्री में है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो वापस इंडिया आ जाता है वहाँ पे कोई क्राइम करके, कोई भी क्राइम या कोई भी ऑफेंस वहाँ करके मिडिल ईस्ट में या गल्फ़ कंट्रीज़ में करके वापस इंडिया आ जाता है, तो फिर हमें उसको एक्सट्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसे वापस उनको सौंपने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हवाले करने की उनको ज़रूरत नहीं है। हम वो जो क्रिमिनल है, वो जो, चूँकि वो इंडियन नेशनल है, तो हम उसको इस तरह के बायलैटरल नेगोशिएशंस हैं, इस तरह के बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं कि हम उसको जो भी पीनलाइज किया जाएगा, जो भी उसके ऊपर चार्जेस कॉल किए जाएंगे, जो भी उसके ऊपर तहकीकात की जाएगी, जुडिशल प्रोसेस रन किया जाएगा, कोर्ट कचहरी जो भी होगा, सज़ा वगैरह जो भी मिलेगी वो हमारे ही जुरिडिक्शन में मिल जाएगी, ठीक है, इंडिया में ही मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इंडियन नेशनल हु रिटर्न्स टू इंडिया आफ्टर कमिटिंग ऑफेंस इन वेस्ट एशिया, Gulf countries are not extradited to those countries. They are liable to be prosecuted in India in accordance with Indian law as bilateral treaties with these countries prelude. एक्सेप्ट ओमान, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आप उसमें जिसको बोलते हैं कि ओन नेशनल्स को आपको अपने अपने एक्सट्राडाइट करना है, आप दूसरी कंट्री में आपको उसको एक्सट्राडाइट नहीं करना है, सॉरी, आपके जो ओन नेशनल्स हैं आपको उन पे आपके जो लैंड का जो लॉ है उसके हिसाब से आप उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, आपको उनको बाहर भेजना नहीं है या उनको हवाले नहीं करना है। इस तरह की ट्रीटीज़ है, मतलब ये अलग अलग तरह की ट्रीटीज़ हैं, है ना। इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि अबू सलेम का जब मामला आया तो अबू सलेम ने उस टाइम पे बोला कि भाई जो लाल कृष्ण अडवाणी जी थे उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया था पोर्चुगल सरकार को कि हमारे साथ नरमी का बर्ताव किया जाएगा या सख्ती से बर्ताव नहीं किया जाएगा और 25 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इंडिया जो है अपनी बातों से मुकर गया है, अपने वादे से मुकर गया है। अब इस पर आपने हमको डिटेन भी कर लिया और हो सकता है आप नए नए चार्जेस भी खोलते जा रहे हैं, तो आगे चल के आप इसको अपना जो टाइम ड्यूरेशन है आप इसको बढ़ा दें या फिर आप फांसी की सज़ा दे दें। तो उसी पे जो सरकार है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा है कि भाई देखिए 2030 तक आपका जो पैक्ट वाला टाइम था, जो एक वो जो ऑनर करने वाली बात थी, एश्योरेंस, वो हो गया है। उसके बाद आपके अगर कोई नए चार्जेस खुलेंगे तो उसके बाद की तहकीकात जो है उसके आगे से देखी जाएगी, ठीक है। ये बात हो गई। अब जैसे मैंने बात की कि क्रिमिनल केसेस तो ठीक है, सिविल केसेस जैसे यहाँ पे आपने देख लिया विजय माल्या को, है ना। अभी विजय माल्या एक टाइम पे आपको मालूम है ना कि किंगफिशर कैलेंडर्स अगर आपने देखे हो, दिस मैन वाज नोन फॉर द लार्जर देन लाइफ टाइप की इस आदमी की लाइफ हुआ करती थी, है ना। बिल्कुल आप जिसको कहते हैं ना मूवीज़ में आप देखते हैं जो एक बिजनेस टाइकून दिखता है, बिल्कुल उस तरह की इस आदमी की लाइफ थी कि एयरलाइंस का मालिक है, बहुत बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है, बिजनेस टाइकून है, क्रिकेट में इसका पैसा लगा हुआ है, बॉलीवुड में पैसा लगा हुआ है, बॉलीवुड पार्टीज एंड दी पेज 3 एंड एवरीथिंग, राइट। बाद में पता चलता है कि किंगफिशर फ्लाइट्स जो है, किंगफिशर की जो एयरलाइंस है वो तो बंद हो जाती हैं, ठीक है। इसका बेटा जो है सिद्धार्थ माल्या, वो भी इसके जो कामों में था, काफ़ी इन्वॉल्व था, ठीक है। अब बाद में पता चलता है भाई कि ये जो किंगफिशर एयरलाइंस हैं वो तो ठप पड़ गई। अब उसमें बहुत ज़्यादा जो पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का इसके ऊपर चार्ज लगते हैं, इसके ऊपर चार्ज लगते हैं फ्रॉड के, इसके ऊपर लगते हैं बैंक फ्रॉड के, इसके ऊपर लगते हैं इनफैक्ट इवन बीआर के बारे में पता चलता है बाद में कि कुछ फेक बीआर के भी चार्जेस लगते हैं, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगते हैं। बहुत ही जिसको आप कहते हैं ना, बहुत सीरियस चार्जेस के ऊपर लिवाई किए जाते हैं और ये भाग जाते हैं कहाँ, एब्सकॉन्ड हो जाते हैं कहाँ, यूके, ठीक है। इसी तरह एक और इनके भाई बंद हैं नीरव मोदी,
उन्होंने भी, उनके ऊपर क्या होता है कि सीबीआई वो चार्जशीट खोलता है, दायर करता है। किस वजह से? क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक है ना, जो पंजाब नेशनल बैंक है वो कहता है कि हमारे जो कुछ घोटाला हमको नज़र आ रहा है, हमारी बुक्स में कोई ना कोई गड़बड़ी नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि कुछ इंटरनल करप्शन का मामला भी हो सकता है और साठगांठ का भी मामला हो सकता है। अब वो जब देखने बैठते हैं, उसको स्टडी करने बैठते हैं, तो पता चलता है खुलते खुलते जब पढ़ते खुलना चालू होती हैं तो पता चलता है वो मामला 28,000 करोड़ तक जाके पता चलता है। ठीक है, कितनी ज़्यादा इतने अमाउंट पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इतने उस पर धांधली हुई है, इतनी फेरबदल की गई है, इतना जो है गबन किया गया है। हर तरह से आप जिस भी तरह से इसको बोल सकते हैं कि इतना जो चार्ज है उसके ऊपर लगता है। अब इनके ऊपर एक्सट्रेडिशन के मामले चलते हैं। सरकार जो है वो इनसे बोलती है कि आप इनको एक्सट्रेडिट कीजिए। अब क्या होता है कि ये उसको बचने की कोशिश करते हैं। जितनी इनकी पैसा तो इनके पास रहता ही है, साठगांठ भी करते हैं। ठीक है, पैसा खिला विला के यहाँ वहाँ इंडिया में भी बाहर भी। अब ये अपना ही किसी तरह से करते हैं कि हमको वापस इंडिया ना जाना पड़े, वापस इंडिया ना भेजा जाए हमको। हालांकि इसमें जो नीरव मोदी रहता है उसको तो फिर एक बार डिटेन कर लिया जाता है, लेकिन फिर विजय माल्या के साथ काफ़ी सारे नेगोशिएशन चलते हैं, फिर फाइनली खैर एक्सट्रेडिशन हो जाता है। अभी बात ये होती है कि जब वो एक्सट्रेडिशन हो जाता है तो माल्या जी क्या करते हैं कि एक ट्वीट करते हैं जिसमें बोलते हैं कि मैंने तो इतना पैसा भर दिया है और मेरे पैसों की तो इतने पैसों की रिकवरी हो गई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझसे वसूल कर लिया है। उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जब ईडी है जो हमारा, जो जिसको बोलते हैं ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है हमारा, वो कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स के साथ, जिसमें एसबीआई, क्योंकि सबसे मेजर लेंडर जो है वो एसबीआई है, तो उसके साथ मिलकर ये होता है कि भाई इनकी कुर्की की जाए, इनके जो एसेट्स हैं उनको नीलामी की जाए, बेचा जाए और जो पैसा है बैंक का वो रिकवर किया जाए। इस तरह की ईडी जो है वो ऑफर करता है, मतलब ईडी जो है वो डायरेक्शन देता है। तो इसके तहत क्या होता है, 3 लोगों का अगर आप बात करते हैं, विजय माल्या का, मेहुल चौकसी का और नीरव मोदी का, इनके जो पैसे हैं इनसे रिकवरी का फेज़ चालू होता है। तो अभी तक उस फेज़ जो है तकरीबन माना जाता है कि 13,100 के आसपास जो है, ये बात अभी हो रही है हालिया है ना, 2021 की बात कर रहे हैं हम, तो 13,100 करोड़ के आसपास की रिकवरी हो चुकी है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने जो उनका अकाउंट है उस पर उन्होंने इसकी जानकारी दी है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी रकम जो है वो बच जाती है, अभी भी बहुत बड़ी रकम जो है वो रह जाती है। ठीक है, अब होता क्या है जैसे हम बात करते हैं एक्सट्रेडिशन का, न्यूज़ अभी जैसे मैंने कहा कि हालिया बात है 2021 की 22 की, तो ये कंटेक्चुअल वे में भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। विजय माल्या फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग केस, माल्या जो है यूनाइटेड किंगडम्स में था, ये मैंने आपको बता दिया, और वो कब से वेट कर रहा था इंडिया से प्रोसिक्यूशन, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर वो इंडिया में पकड़ा जाता या इंडिया में प्रोसिक्यूट होता तो बिल्कुल इनकी, जिसको बोलते हैं ना आप, बिल्कुल इनका सब कुछ निकल जाना था। जितनी इनकी एकदम पेज 3 की इमेज थी और जितना ये अपने आप को बनते थे, घूमते थे, फिरते थे, सब बिल्कुल एकदम, जिसको आप कहते हैं ना, ज़मीन पे एकदम धराशाही इनको हो जाना था। तो इन्होंने बीच का रास्ता निकाला और फटाफट ये बाहर चले गए और तब से ये प्रोसिक्यूशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दिसंबर 2018 में क्या हुआ, यूके का कोर्ट हैड ऑर्डर्ड द एक्सट्रेडिशन ऑफ माल्या। ठीक है, 2018 में फाइनली हमारे बार बार बोलने से, अनुरोध करने के बाद ये हुआ कि फाइनली 2018 में यूके के कोर्ट ने एक्सट्रेडिशन जो है वो मामला मान लिया और तय कर लिया। अब ये टॉपिक जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों तीन चीज़ों से। एक तो आपको ये पता चलेगा कि एक्सट्रेडिशन का जब मामला होता है तो क्रिमिनल केसेस नहीं, बहुत हीनियस या बहुत बड़े लेवल के जब सिविल केसेस होते हैं तो उसमें भी आप समझ सकते हैं किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो केसेस उतने सीरियस नेचर के होने चाहिए कि गवर्नमेंट्स किसी भी स्टेट की इन्वॉल्व हों। ठीक है, और जिसको बोला जाता है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी शुड अंडरस्टैंड व्हाट द लॉ इन इंडिया सेज अबाउट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि ये आपके ऊपर क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी मामला है तो इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किन कंट्रीज़ के साथ, मैंने कहा ना कि कंट्रीज़ के साथ इंडिया के समझौते हैं या एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ हैं। हम एक बार ये जो चैप्टर है जो टेबल है वो पढ़ लेते हैं कि किन के साथ हुआ है और कब हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2011 में, ठीक है, बहरीन के साथ है 2005 में, बांग्लादेश के साथ है 2013 में, बेलारूस के साथ है 2008 में, बेल्जियम के साथ है 1983 में, भूटान के साथ है 1997, बुल्गारिया 2006, कनाडा 1987, इजिप्ट 2012, फ्रांस 2005, Germany 2004, Hong Kong 1997, Indonesia 2013. Now, I have seen people who think that Hong Kong and China एक ही चीज़ है। ठीक है,
हांगकांग चाइना के अधीन ज़रूर आता है, लेकिन दैट इज़ ऑटोनॉमस, वो पीआरसी नहीं है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज़ नॉट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो अलग है। ये हम हांगकांग की बात कर रहे हैं। हांगकांग के साथ हमारी 1997 में ट्रीटी हुई है। उसके अलावा साउथ कोरिया 2004, कुवैत 2007, मलेशिया 2011, मॉरिशस 2008, मेक्सिको 2009, स्विट्ज़रलैंड 1996, तजाकिस्तान 2009, थाईलैंड 2013, टूनीशिया 2004, टर्की 2003, UAE 2000, यूनाइटेड किंगडम्स 1993, यूक्रेन 2006, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1997। ये वॉशिंगटन में साइन की गई थी। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, कई जगह आप पढ़ेंगे तो 1999 भी आपको मिल सकता है, लेकिन ये वॉशिंगटन में साइन की गई थी रिपब्लिक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में 1997 में, ठीक है। उज़्बेकिस्तान 2000, वियतनाम 2013 एंड अफ़गानिस्तान 2016। ये काफ़ी नया नाम है जो बाद में जुड़ा है, काफ़ी लेटर। आप देखेंगे इसमें तो काफ़ी सारे जो नाम हैं वो 2000 के बाद के हैं और काफ़ी तो रीसेंट हैं, मतलब 10-12 साल भी नहीं हुए हैं अभी ये हुए, ठीक है। इसमें कुछ अभी भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारी कोई भी ट्रीटी नहीं है, जैसे कि इसमें चाइना सबसे बड़ा नाम आ जाता है, इसमें नाम आ जाता है मालदीव्स का, इसमें नाम आ जाता है अफ़गानिस्तान भी उसी में फ़हरिस्त में था, अभी नहीं है। उसके अलावा इसमें नाम आ जाता है पाकिस्तान का। तो बहुत सारी कंट्रीज़ आप देख सकते हैं जिसके साथ हमारा नाम अभी नहीं आता, रशिया के साथ भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी मेजर कंट्रीज़ हैं जिनके साथ नहीं है और कई बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ भी आप देखेंगे जिनके साथ हमारा जो ट्रीटी है, जो समझौता है, वो हुआ है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस है। अब एक बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, FAQs क्या आते हैं। ज़्यादातर ना FAQs की बात करते हैं, इसी में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। FAQs क्या होते हैं एक्सट्रेडिशन के? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रेडिशन? द टर्म एक्सट्रेडिशन रिफर्स टू द सेंडिंग बैक ऑफ द पर्सन टू हिज होम कंट्री और स्टेट अपॉन द डिस्कवरी ऑफ दैट ही हैज़ कमिटेड अ क्राइम। ये तो हम डिस्कस कर चुके कि एक्सट्रेडिशन क्या होता है कि एक कन्विक्ट जो है उसको उसकी होम लैंड में या होम कंट्री वापस भेजा जाए किसी और कंट्री से जहाँ पे उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लिवाए किए गए हैं और उसको प्रोसिक्यूट करना हो या उसको ट्रायल के लिए पेश करना हो लैंड, जो उसका लॉ ऑफ लैंड है उसके सामने, ठीक है। और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि उसको किस तरह का जो पनिशमेंट है या पीनलाइजेशन है वो उसको दिया जाएगा। बट इसमें जो कंट्री है जहाँ पे वो उसने आके, आप कह सकते हैं कि उसने एक तरह से शरण ली हुई थी, वो कंट्री ये तय कर सकती है या वो नेगोशिएट कर सकती है, बात कर सकती है होम कंट्री से कि भाई उसको किस तरह से आप ट्रीट करेंगे, या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे करेंगे या नहीं करेंगे, या किस तरह के आपके नेगोशिएशंस रहेंगे, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस पे निर्भर करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक्सट्रेडिशन अकर्स व्हेन द स्टेट ए रिसीव्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट बी टू रिटर्न इंडिविजुअल टू स्टेट बी एंड सो ही कैन अपीयर फॉर ट्रायल, ठीक है। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना। स्टेट ए के पास कोई क्रिमिनल है, स्टेट ए के पास कोई क्रिमिनल है, ठीक है। स्टेट बी में उसने क्राइम किया है, ठीक है। स्टेट बी में उसने क्राइम किया है, तो स्टेट बी जो है वो रिक्वेस्ट करेगा स्टेट ए को कि हमें ये जो क्रिमिनल है ये अपना वापस चाहिए, कि ताकि हम उसको, हमारे जो जुरिडिक्शन है उसमें हम उसको सज़ा दे सकें, हम उसका ट्रायल रन कर सकें। अब ये जो कि मामला है ये मैं आपको इसलिए लिख के समझा रही हूँ कि इसमें बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए कि इसमें लोगों की जो कंसेंट है उसके कोई मायने नहीं होंगे, ठीक है। इसमें जब बात हो रही है तो एक स्टेट की दूसरी स्टेट से हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो बात कर रही हैं, जो ऑफिशल्स हैं वो डील कर रहे हैं, ठीक है। जुडिशल प्रोसेस है ये, इसमें इंडिविजुअल्स की जो ये इंडिविजुअल है ना, ये जिसको आप ये बात कर लो, अगर इस इंडिविजुअल को मांग रहा है तो इसकी कोई से नहीं है। गॉट इट? ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरी, एक्सट्रेडिशन इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो एक्सट्रेडिशन इज इंपॉर्टेंट एज इट ब्रिंग्स फ्यूजिटिव टू स्टैंड ट्रायल इन द कंट्री दे हैव कमिटेड क्राइम्स। क्या होगा अदरवाइज, अगर आप ये एक्सट्रेडिशन का ट्रीटी हटा देते हैं, अगर आप ये बात हटा देते हैं, तो फिर तो पूरी दुनिया खुली हुई है ना, क्योंकि फेक पासपोर्ट्स बनाना या फेक ट्रैवल करना या इलीगल इमिग्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो तो बहुत पुरानी है, वो तो एक टोटली मुद्दा ही अलग है। तो अगर आप ये एक्सट्रेडिशन का भी अगर क्लॉज हट जाएगा, ट्रीटी हट जाएगी, तो क्रिमिनल्स के ऊपर कोई किसी भी तरह का दबाव या किसी भी तरह का, आप कहेंगे ना कि आप उनको किसी भी तरह से होल्ड बैक नहीं कर सकते। जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी, ये कोई सिविल क्रिमिनल्स है ना, ये कोई, इनने वैसा कोई काम नहीं किया, सिविल कॉन्विक्ट्स हैं ये। तो इन्होंने क्या किया, पैसे लिए, गबन किया, पैसा इनके पास है, इन्होंने खिलाया पिलाया, रिश्वत दी, करप्शन के दम पे, अपने पैसे के दम पे ये कंट्री से
फ्लेड ऑफ कर गए। अब एक बार जब ये चले गए और अगर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी ना हो तो मतलब आप सोचिए ना कि देश का क्या हालत होगी। ऐसे ऐसे लोग अगर पैसे ले लेके भागने लग गए और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे क्योंकि हमारे जुरिडिक्शन से बाहर चला गया सामने वाला, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो कितनी कितनी भयावह स्थिति आ जाएगी। या क्रिमिनल्स हैं, जैसे उसने बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट किया था, या उसने जो ट्रेन में हमले हुए उस पर जो बॉम्ब फेंके गए उसमें जो क्रिमिनल है, अगर वो आज को भाग के किसी और देश में चला जाता है और हम उससे उस देश के पास जाके हमारी गवर्नमेंट मांग भी नहीं कर सकती कि आप इसको वापस भेजिए, तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे तो कोई भी कुछ भी क्राइम करे और भाग जाए देश छोड़ के, तो ये दिक्कत है ना। और ये सिर्फ एक कंट्री की दिक्कत नहीं है, पूरी दुनिया की दिक्कत है। इसलिए इंटरनेशनल लॉज हैं इस पे, इसलिए पूरी दुनिया जो है इस पे एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ बनाती है। ठीक है, फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एक्सट्रेडिशन इज इंपॉर्टेंट एज इट ब्रिंग्स फ्यूजिटिव टू स्टैंड ट्रायल इन द कंट्री दे हैव कमिटेड क्राइम्स। जहाँ पे उसने क्राइम कमिट किया है उसको आपको वहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसका फैसला जो होगा वहीं का जो लॉ है वो करेगा। इन ऑर्डर टू escape the law of their own country, fugitives flee to a foreign country in order to escape the jurisdiction of the local law enforcement. Extradition ensures that criminals are brought to justice quickly. और एक्सट्रेडिशन के साथ क्या होता है कि थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे जिन कंट्रीज़ के साथ हमारी ट्रीटी है वहाँ पे हमें ऑलरेडी लॉज जो हैं वो हमने डिस्कस किए हुए हैं, हमारे ऑलरेडी जो हमारा जो एक ब्यौरा जो जिसको आप कहते हैं मसौदा है, वो एग्रीमेंट है, वो तैयार है। अब वो जो कंट्रीज़ हैं, अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई हमारे यहाँ का क्रिमिनल कोई रशिया भाग गया तो हम रशिया की गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे उसको वापस लाने की, लेकिन फिर वो बहुत लंबा लीगल प्रोसीजर है ना, वो बहुत लंबा, उसके लिए पीछे फिर दुनिया भर की चीज़ें होंगी, लिखा पढ़ी होगी, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा चल जाएगा। वैसे हमारे यहाँ लीगल सिस्टम बहुत जो है लैक्स है ना। तो एक्सट्रेडिशन की वजह से जो ट्रीटीज़ होती हैं इसके कारण क्या होता है, क्रिमिनल्स को वो जस्टिस जो है वो लैंड वो जो लॉ है देश का वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, आसान हो जाता है, एक्सपीडिएट हो जाती हैं चीज़ें थोड़ी सी। What is the reason of extradition? The extradition process enables government to bring fugitives abroad to justice, but it can be fraught with political tensions even when a treaty is in place. Extradition treaties help government bring criminals who have fled their countries to justice. ये तो आप समझ गए, extradition तो आप पूरा समझ गए। दिक्कतें क्या होती हैं, जैसे मैंने कहा कि political crimes जब होते हैं या political convicts जब होते हैं, जब वो चले जाते हैं तो उनमें extradition की बहुत दिक्कत होती है। या फिर political हमारे जो political relations हैं वो उस चीज़ को बहुत impact करते हैं। मतलब जिन देशों से हमारे political relation अच्छे हैं तो वहाँ तो आसानी से स्मूथली चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जिन कंट्रीज़ के साथ हमारे पॉलिटिकल आप कह सकते हैं थोड़ी सी सीवियर है हमारे टाइस, तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है, वहाँ पे वो इतनी आसानी से काम नहीं होने देते है ना। वहाँ पे वो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी स्ट्रिंजेंट हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं, उतनी आसानी से काम नहीं हो पाता, तो कई बार वो बहुत दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल रिलेशंस पे भी, बायलैटरल नेगोशिएशंस पे भी, किस तरह की बातें हुई हैं उस पर भी। ठीक है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो अब आई एम श्योर आपको एक्सट्रेडिशन जो है वो पूरी तरह क्लियर हो गया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत अच्छे से एक एक चीज़ बारीकी से हमने उसको समझ लिया है। अब आपको अगर कोई एक्सट्रेडिशन के ऊपर सवाल आता है, क्योंकि दो मामले अभी बहुत तूल पकड़े हुए हैं, एक तो अबू सलीम का मामला पकड़ा हुआ है, जैसे मैंने कहा वो क्रिमिनल चार्जेस पे है, और एक है नीरव मोदी और विजय माल्या का पकड़ा हुआ है जो कि सिविल केसेस हैं। ठीक है, तो एक्सट्रेडिशन क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा ना कि आप बार बार न्यूज़पेपर्स में भी आता था, तो अब आपसे अगर कोई बात करेगा तो आपको क्लियर है। ठीक है, अगर कोई क्लैरिटी अभी भी नहीं है तो क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाना है। हमारे आपको मालूम है K-12 से लेके NTSC ओलंपियाड सब कुछ आपको मिलता है ना। सारा सब कुछ आपको सीक्वेंस में मिलेगा। आपको ओलंपियाड में जाना है, और आपको कहाँ जाना है, आपको ओलंपियाड आप खोलेंगे तो आपको इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, GK, साइंस, सारे ओलंपियाड्स आपको मिलेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं GK की, तो आप GK ऑन करेंगे, खोलेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें आप सिलेबस ओवरव्यू जब देखेंगे तो आपको सारे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, लर्निंग स्ट्रैटेजी, लाइफ स्किल, स्टैटिक GK, प्लांट एनिमल, करंट अफेयर्स, सारे सब हेड्स में आपको सब कुछ सीक्वेंस ऑर्डर में जमा हुआ मिलेगा। आपको जो भी वीडियो देखना है आपको सिर्फ उसको ऑन करना है, खोलना है, और आप देखेंगे इस तरह का पेज ओपन होगा। जो भी देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज स्क्रोल इट। पूरा देखना चाहते हैं, वेल एंड गुड, नहीं है टाइम, जितना देखना चाहते हो उतना देखो, एंड यू कैन गो टू नेक्स्ट वीडियो। ठीक है,
अब इसके बाद स्केड्यूल कैसा है ये तो आपको मालूम है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक अलग अलग अंतराल में वीडियोस आते हैं। शाम के 7 बजे आता है IGKO का, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीमियर सेट कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा जब भी नया वीडियो आने वाला होगा, राइट। अब इसके बाद आपको YouTube के बारे में तो मुझे बताने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग वैसे ही चैम्पियन लोग हैं ना यार। तो हमारे जो भी अपडेट्स हैं वो फेसबुक पे, इंस्टा हैंडल पे सब जगह मिल जाएंगे। नीचे देखोगे तो डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू फिगर दैट आउट फॉर यू एंड हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब इसमें कोई चीज़ जो है एक बार एक्सट्रेडिशन का पूरा अच्छे से समझ लेना। ये जो शॉर्टी नोट सीरीज़ हम कर रहे हैं ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस मामले से है कि हम कंसेप्चुअली बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स डील कर ले रहे हैं इसमें, है ना। जो चीज़ें आप वैसे नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते, आपने शब्द कहीं सुने होते हैं, आपको बात पता होती है लेकिन आपको एग्जैक्टली मतलब नहीं समझ में आता, और बड़ों से आपको ऐसा लगता है उस टाइम पे पूछने का भी नहीं होता ना कि आप जाके पूछ लीजिए कि भाई एक्सट्रेडिशन का क्या मतलब है। तो इट इज़ बेटर दैट यू गेट इट सॉर्टेड, आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, फाइन। तो अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट बात के साथ, लेकिन तब तक आई होप आप ये चीज़ क्लियर कर लेंगे। एंड बाय देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड एन्जॉय योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।